आपके स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वर्कशॉप के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यशवंत पाराशर, IQAC कोऑर्डिनेटर। IQAC मीन्स हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर क्वालिटी प्रोसेस को इम्प्रूव करना, जिसमें रिसर्च, गेस्ट लेक्चर्स और ऐसी कई सारी प्रोसेस हैं जो टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं। तो उसी का एक टॉपिक है हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी, जो कॉलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा जिसकी वैल्यू है और उस पर हम लगातार वर्किंग करते हैं। तो उसी की एक छोटा सा आपके सामने वर्कशॉप है। चूँकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि 40 मिनट 45 मिनट में हम इसको कवर नहीं कर सकते, पर फिर भी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जेंडर इक्वलिटी है क्या। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो आपका सेक्स बेस्ड हो या आपका रिलीजन बेस्ड हो, आपका कम्युनिटी बेस्ड हो या आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, कोई भी टर्म को लेके आप किसी दो पक्ष के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो पार्टी हमारी कौन है, मेल और फीमेल। अब बात आती है कि हमने कब डिसाइड किया कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो दो टर्म हमारे पास आती हैं, मेल और फीमेल की। तो फिर से हमारे पास दो टर्म आती हैं उसके अंदर भी, सेक्स और जेंडर। आपने कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, कई जगह आपको सेक्स लिखा हुआ मिलता है, कई जगह आपको जेंडर लिखा हुआ मिलता है। तो इन दोनों टर्म के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये इस वर्कशॉप में मेन समझने वाली बात है। जनरली हम रेफर करते हैं सेक्स को बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो ईश्वर ने हमें दी हैं, उसके आधार पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैलिड है। सबकी जो एनाटॉमी है फिजिकल वो अलग अलग होती है और उसके आधार पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। उसके आधार पर हम मेल फीमेल कह सकते हैं उनको, और ये इनकी नेचर कैसी होती है, फिक्स होती है। लेकिन एक दूसरी टर्म जो जनरेट हुई है कहाँ से, इस सोसाइटी से। सोसाइटी में भी कहाँ से, हमारी अलग अलग कल्चरल वैल्यूज़ से, हमारी रूढ़ियों से, हमारी परंपराओं से। क्या जनरली किस पे डिपेंड करती हैं, हमारा रोल्स अलग अलग होगा, हमारा बिहेवियर अलग अलग होगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे अलग अलग होंगी। जैसे जनरली हम एक छोटी सी टर्म है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर जाएंगे। ये कौन सी बात हुई। इसके आधार पर अगर हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि लड़कियां सिर्फ इसीलिए बनी है कि वो घर का काम करेंगी, लड़के क्यों नहीं करेंगे। या कई बार हम कह देते हैं कि लड़के तो अपन जनरली अपने घर में भी बात बता रहा हूँ, अपना कोई बच्चा थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा ले तो हम उसको पॉइंट करते हैं, क्या लड़कियों की तरह मेकअप कर रहा है। तो आप उसमें लड़के को भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप किसके साथ कर रहे हैं, आपके घर की जो बच्ची है उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको पॉइंट कर रहे हैं कि वो मेकअप करती है। आप लड़के के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भेदभाव किसके साथ हो रहा है, उस बच्ची के साथ हो रहा है जो मेकअप कर रही है। आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको कि तुम उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ गलत है। और वेरीज विद कल्चर और टाइम। तो जब से हमारी सभ्यता बनी है, सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से इन चीज़ों में लगातार अंतर आता गया है। तो जनरली ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। जेंडर इक्वलिटी की यदि हम बात करें तो किसी भी आधार पे, यानी ना सोशल, ना कल्चरल, ना उसके रोल पे कि वो क्या काम कर रहा है सोसाइटी में, वो क्या बिहेव कर रहा है, इस आधार पे हम उनके अंदर अलग अलग डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आर्टिकल 14। प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहिए। आर्टिकल 14 ये गारंटीज देता है किसकी, इक्वलिटी की बिफोर द लॉ, यानी कानून की नज़र में सब समान हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमारा क्या कहता है कि हम कानून की नज़र सबके लिए एक जैसी है, यानी वो सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। आर्टिकल 15 क्या करता है कि आप किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ग्राउंड हो, किसी भी ग्राउंड के आधार पे हम उसकी ना जाति, ना उसका आर्थिक, ना कोई भी आधार हो, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते।
आर्टिकल 16 क्या कहता है? गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जब आप रोजगार देंगे, किसी को काम देंगे, तब भी आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे कि वो पुरुष है या महिला है या वो किस जात का है, किस आर्थिक आधार पर बाकी चीज़ों पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ जेंडर पे ही बात करेंगे। तो पुरुष और महिला के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस हम लोग नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 इस चीज़ की हमें गारंटी देता है। आर्टिकल 39A, डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39A के अंदर ये प्रोविज़न है कि यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पुरुष और महिलाएं एक ही पद पे काम कर रहे हैं तो आप उनके बीच में वेतन को लेके असमानता नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो आप उसको कम वेतन दे रहे हैं और पुरुष को आप ज़्यादा वेतन दे रहे हैं, जनरली ऐसा होता है। आर्टिकल 42, प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये बहुत बाद में इंडिया में अप्लाई हुआ है कि चूँकि हमारी जो मातृशक्ति है उनको एक सृजन की ताकत दी है ईश्वर ने कि नई जनरेशन को आगे लाने के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए। तो ये रिलीफ दिया गया आर्टिकल 42 के अंदर। लेकिन यहाँ पे फिर से एक भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई कि महिलाओं को तो ये प्रोविज़न दे दिया गया 3 महीने या 6 महीने का मैटरनिटी रिलीफ का, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? भाई वो भी तो बराबर के सहयोगी हैं फैमिली में, तो उनके लिए आप क्यों नहीं? तो बाद में प्रोविज़न जोड़ा गया। अब ये पुरुषों के लिए भी यहाँ पे लीव कुछ निर्धारित की गई हैं, लेकिन यहाँ फिर भी अभी डिफरेंस है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यहाँ मतलब ये स्पेशल प्रोविज़न जोड़ा गया है कि आप किसी भी आधार पे महिला की अस्मिता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं जाएंगे, ना ही आप किसी तरह का ऐसा कमेंट करेंगे या भेदभाव करेंगे। इसीलिए सभी जगह पे जो नेक्स्ट यहाँ पे लॉ आया था आपका हैरेसमेंट वाला, हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, वो इसी प्रोविज़न से निकल के आया है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, यानी कहीं भी हम महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्यों मैटर करती है? हम बात कर रहे हैं कि अगर ईश्वर ने पुरुष और महिला बनाए हैं तो ठीक है बनाए हैं, लेकिन हम उनमें इक्वलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? वो अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यदि हम पुरुष और महिलाओं को समान अवसर देंगे एम्प्लॉयमेंट के, काम करने के, सोसाइटी में जाने के, तो क्या होगा? डाइवर्स वर्क प्लेस आर मोर सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव। उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही होंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है। हेल्थियर फैमिलीज प्रमोट्स बेटर हेल्थ आउटकम फॉर एवरीवन। चूँकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मेडिकल जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप ज़्यादा ले पाओगे। अभी जनरली ऐसा होता है बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर कि यदि महिला बीमार होती है तो उसको डिले किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उसको डिले किया जाता है। आज भी प्रैक्टिस हमारी फैमिलीज़ में होती है। ये नहीं कि वो फैमिली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, कमज़ोर है तो ही होती है, अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के अंदर भी ये प्रैक्टिस पाई जाती है कि महिला अगर बीमार हो गई तो उसको साधारण कह दिया जाता है तुम ये नुस्खा ले लो, ये ले लो, गर्म पानी पी लो और इससे ठीक हो जाओगी। कोशिश ये की जाती है कि बचा जाए। एजुकेशन फॉर ऑल, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे हमारी लड़कियों को और लड़कों को, तो निश्चित रूप से जो सोसाइटी है वो बहुत इम्प्रूव होगी। आप जनरली मार्च के महीने में खबर पढ़ते हैं अखबारों में, बेटियों ने बाजी मारी, ठीक है। तो ये किस चीज़ का परिणाम है? ये इसी लाइन का परिणाम है कि आपने बच्चों को अवसर दिए, ज़्यादा अवसर दिए, तो आज हमारी बेटियां बेटों से ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रही हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। यानी उनके रिजल्ट अगर आप उठा के देखें बोर्ड के या यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो रिजल्ट्स आपको लड़कों से कहीं बेहतर मिलेंगे। यही चीज़ आज से 50 साल पहले अगर देखी जाए तो वहाँ लड़कियों की जो एजुकेशन थी बहुत पुअर स्टेज में थी।
लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स है, 2 साल पहले की बात है, यूनिवर्सिटी की टॉप 6 पोजीशन हमारी कॉलेज की लड़कियों के पास थी। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, एक भी लड़का नहीं उसमें। बीए बीएड और बीएससी बीएड की टॉप 6 पोजीशन हमारे यहाँ लड़कियों की रही है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का परिणाम है कि यदि हम बच्चियों को समान अवसर देंगे एजुकेशन के, तो सोसाइटी हमारी बहुत मजबूत होगी। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, वुमेन पार्टिसिपेशन लीड टू इंक्लूसिव लॉज। ठीक है, यहाँ अगर हम उनके पॉलिटिकल नेचर की बात करें तो यदि महिलाओं को राजनीति में भी अगर समान अवसर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो संसद में और विधानसभाओं में और विधान परिषदों में उठाए जाएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस भी बनेंगे और कुछ लॉज बनेंगे। इसका एक सबसे बड़ा, अगर आपने एग्जाम्पल देखा हो, सुधा मूर्ति जैसे ही राज्यसभा की सांसद बनी, उन्होंने सबसे पहले फीमेल के लिए एक आवाज़ उठाई। वो क्या उठाई, ये आप सर्च करना। सबसे पहला क्वेश्चन ही उनका फीमेल के लिए कुछ फैसिलिटीज़ के लिए था, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या उठाई, ये आप लोग सर्च करना। रिड्यूस वायलेंस, क्योंकि वुमेन को अगर आर्थिक अवसर मिलेंगे, महिलाओं को एजुकेट होंगी, पॉलिटिकल अगर उनको अवसर मिलेंगे, तो क्या होगा, उनके खिलाफ जो हैरेसमेंट होता है, उनके खिलाफ जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ जो अलग अलग तरह की हिंसा होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, विशेषकर डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि ये ऐसा है, किसी अच्छे साइंटिस्ट, क्या कहो, विचारक ने कहा है कि स्त्री जब तक सहती है तब तक वो स्त्री है, और जिस दिन उसने सहना छोड़ दिया वो विद्रोही हो जाती है। यानी फिर आप उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हो। अगर आपकी वो हर बात सह रही है, मार भी सह रही है, आपके जो कटु वचन है उनको भी सह रही है, तब तक तो वो स्त्री है, और जैसे ही उसने सहना छोड़ दिया तो वो कुछ और बन जाती है। ठीक है, यानी समाज की नज़रों में वो गिर जाती है। तो इन चीज़ों को भी हमको बाहर लेके आना है, तो उसी के लिए जेंडर इक्वलिटी के प्रोविजंस किए गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ प्रोविजंस किए हैं। जैसे सबसे बड़ा जो हमारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पुराने प्रोविजंस ऐसे थे, पुरानी रूढ़ियाँ ऐसी थी कि बेटी हुई और उसको खाट के पाए के नीचे दबा के मार दो, उसको जहर दे दो, या उसको सर्दी में छोड़ दो, मर जाएगी 2 दिन में। लेकिन बेटियां इतनी जीवट होती हैं कि वो 15 दिन भी सर्दी में बाहर पड़ी रहे तो भी जिंदा रहती है। ऐसे कई केसेस आपने सुने होंगे अखबारों में। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम भी उसके लिए चल रही हैं। राजस्थान में बहुत सारी अच्छी स्कीम चल रही हैं, खासकर जैसे स्कूटी स्कीम है, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के प्रयास इतने ज़्यादा नहीं होते जितना हमें सोसाइटी लेवल पे, हेलो, हाँ, अभी बाद में बात करेंगे। तो इस तरह की साइंस के क्षेत्र में भी स्टेम जो बनाया गया है उसमें भी महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास वुमेन साइंटिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। लास्ट जो आपने एक देखी इवेंट चंद्रयान वाली, उसको 70% जो उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी वो हमारी मातृशक्ति थी। महिलाओं ने उसकी डिज़ाइन में, उसके रनिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में, ऑपरेशनल इंजीनियर्स सारी की सारी महिलाएं थी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिछले 3 टेन्योर से जो हमारे घर का बजट संभालती हैं निर्मला सीतारमण जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जनरली फाइनेंस से दूर रखा जाता है महिलाओं को। तुम क्या समझती हो? कभी घर में महिला ये कहे कि मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, तो इसको सीधा सा एक जवाब मिलता, तुम क्या समझती हो? तो ऐसा नहीं है। जिसमें सृजन की शक्ति है उसके अंदर सारी शक्तियाँ समाहित हैं, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा समझती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मीन्स रूढ़ियाँ। क्या क्या रूढ़ियाँ हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए, सभी नहीं लिए हैं। अर्ली चाइल्डहुड की यदि हम बात करें तो लड़कियां हमेशा क्या गुड़ियों से खेलती हैं। एक सिंपल सा ट्रेडिशन है,
लड़की हुई उसको हमेशा क्या लाई जाती है, गुड़िया लाई जाती है खेलने के लिए। और जो लड़के होते हैं उनको आप कभी ट्रैक्टर लाते हो, जेसीबी लाते हो, कभी और कुछ लाते हो, गाड़ी लाते हो। लड़कियों के लिए आज तक कोई गाड़ी लेके नहीं आया। आप उठा के देख लो, आप भी बच्चियां रही हो, हमारे घर में भी रही हैं, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो भी बच्चियों से बड़ी हुई है। तो गर्ल्स प्ले विद डॉल्स एंड बॉय प्ले विद ट्रक्स। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि उनको सॉफ्ट नेचर के साथ रखा जाता है हमेशा। एक किसी कवि ने लिखा था, उनकी मैं भाव सुनाता हूँ कि हर वो कोमल चीज़, हर वो मुलायम चीज़ जिसको कंट्रोल किया जा सके उसको हमने क्या कहा है, फीमेल कहा है, स्त्री कहा है। जैसे रोटी कैसी होती है, मुलायम होती है। पराठा कैसा होता है, कड़क होता है। कली मुस्कुराती है, फूल मुरझाता है। शांति जाती है, तूफान आता है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें जो कमज़ोर हों, यानी हमने उनको ये एहसास कराया है कि आप फिजिकली, मेंटली और हर तरह से कमज़ोर हो, और उसी को हमने क्या कहा है, स्त्री कहा है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है, सबसे बड़ी रूढ़ी है जिसको हमें तोड़ना है। चूँकि हमारा प्रोफेशन एक टीचिंग का है तो हम इसमें थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। शुरुआत, जैसे प्लेटो ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत सबसे ऐसा कदम होता है जिसको उठाना बड़ा मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है पहला कदम उठाना, पर चूंकि हमारा प्रोफेशन है तो हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। यानी उनकी जो एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ हैं उनको बहुत लिमिटेड कर दिया जाता है। एडल्टहुड की यदि हम बात करें, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू केयर गिवर्स, मेन एज ब्रेड विनर्स। यानी घर, हाउस होल्ड जो भी वर्क हैं वो महिलाओं के जिम्मे छोड़ दिए जाते हैं। आपको सुबह उठना है, झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, पानी भरना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, टिफ़िन बांधना है, और शाम को भी फिर यही करना है। आपको अपने लिए नहीं सोचना है किसी भी लेवल पे। और पुरुषों को क्या है, ब्रेड विनर, भाई ये तो लड़का है, रोटी कमाने जाता है, बाहर 4 पैसे लेके आता है। अरे भाई महिलाओं को मौका दो, वो 8 पैसे लेके आएंगी, आप उनको उपलब्ध तो कराओ, अवसर तो दो। तो एक सबसे बड़ा हमारा एडल्टहुड का सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है कि जो महिलाएं हैं वो केयर गिवर, यानी उनका काम है सिर्फ आपको संरक्षित करना, आपकी सहायता करना, आपके लिए एक दासत्व का भाव उनमें पैदा कर दिया जाता है कि आप तो इस घर की दासी हो। और ये जो लड़के हैं ये बाहर जाते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं, तो ये आपका घर चलता है। ठीक है। असर्टिव वुमेन आर सीन एज बॉसी, यानी जरा सी महिला अगर दबंग हुई तो उसको कहते हैं बहुत बड़ी बॉस है, या ये लड़ने झगड़ने वाली है। उसको फिर थोड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता है परिवार में भी और समाज में भी। ठीक है, जबकि वो उन परिस्थितियों से बनती है। ऐसा स्वभाव होता नहीं है, लेकिन लगातार जब आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते जाओगे तो वो अपने आप में दृढ़ होती जाती है। ठीक है। Men who show vulnerability are labeled as weak, men। अब यहाँ बात आती है परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, सब अच्छे तरह समझते हैं। किसी भी बेटे ने यदि बहू का कोई काम कर दिया या कुछ और कर दिया तो उस बेचारे को कमज़ोर साबित कर दिया जाता है। घर के कोई काम कर दिए तो वो कमज़ोर साबित हो गया, रो लिया बेचारा तो कमज़ोर साबित हो गया, यानी उसको रोने का भी हक नहीं है। तो यहाँ हमारी जेंडर इनइक्वलिटी सामने आती है कि बेचारे लड़के रो भी नहीं सकते। दर्द तो उनको भी होता है, वो इतने बड़े मर्द नहीं है कि उनको दर्द नहीं होता, दर्द सबको होता है। ठीक है। स्कूल जो, अब चूंकि इसको मैंने अलग से एक स्लाइड पे लिया है, बीच की लाइफ है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की जो हमारी स्कूल लाइफ है उसकी हम बात करें। गर्ल्स आर बेटर एट रीडिंग, बॉयज एट मैथ। बच्चियाँ पढ़ने में होशियार होती है, ठीक है, लेकिन लड़के मैथ में ज़्यादा होशियार होते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो मैथ में बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छे लेवल पे उनकी रिसर्च वगैरह है, कॉजिंग स्टूडेंट टू डाउट देयर ओन एबिलिटीज़। बच्चे खुद पे ही शक करने लग जाते हैं इस परिस्थितियों में कि मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं, मैंने मैथ क्यों ले ली। क्यों लगातार ये काम सोसाइटी भी करती है और हमारे टीचर्स भी करते हैं कि मैथ अरे तेरे बस की नहीं है पढ़ने की, ये स्टेटमेंट हम लोग देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए। आप सबको एक नज़र से देखिए, किसी ने मैथ ली है या बायो ली है या आर्ट्स ली है तो ठीक है, उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है उसका।
बॉय शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट शो इमोशंस। जैसा मैं अभी बात कर रहा था, बेचारे की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, रो लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी घर में भी और बाहर भी, ठीक है। लीडिंग टू इमोशनल सप्रेशन एंड बुलिंग, ठीक है। गर्ल्स शुड बी थिन एंड ब्यूटीफुल टू मेक देम अपीलिंग टू बॉयज। ये सबसे बड़ी हमारी एक ऐसी बुराई है समाज की कि जनरली कोई बच्ची सजती है संवरती है, वो उनका एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। देखो, सजना संवरना ईश्वर ने महिलाओं को एक वरदान की तरह दिया है और वो सजना संवरना उन पे ही अच्छा लगता है, ऐसा वेदों में भी कहा गया है। ये नहीं कि हमारी या आपकी जनरेशन है ये ही सज रही है, संवर रही है, मेकअप कर रही है। हमारी जो माँ थी, बहन थी, हमारी दादी थी, वो भी अपने समय पे कभी सुंदर रही होंगी और वो भी सजी संवरी होंगी। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आज की जनरेशन ही सज संवर रही है। सबका अपना अपना है, चूँकि ईश्वर ने उनको ये दी है, प्रॉपर्टी तो दी है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है। मैं पुरुषों के लिए इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ का कभी भी मजाक मत बनाइए कि गर्ल्स शुड बी थिन एंड ब्यूटीफुल, यानी किसको रिझाने के लिए सच संवर रही है। ये जनरली हम लोग ही पास करते हैं ऐसे कमेंट। हमारे घर की कोई बच्ची कुछ भी छोटा मोटा बेचारी कर ले घर पे, वैसे तो कर नहीं पाती है, पर कर भी ले तो सीधा कमेंट ही होता है किसके लिए सज रही है, किसको दिखाने जा रही है, ठीक है। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा रूड लैंग्वेज नहीं बोल रहा, हम सब मैच्योर हैं, एक ही प्रोफेशन से हैं, तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए और बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हार्मफुल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पैदा होते हैं कि सजने संवरने का मतलब है गारंटेड किसी के और के लिए आप थोड़े से डेवोट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपका झुकाव है, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। बॉयज़ डू स्पोर्ट्स, गर्ल्स डू क्रिएटिव आर्ट्स, यानी जो लड़के होते हैं वो खेल में कूद में आगे रहते हैं और लड़के हमेशा कुछ क्रिएटिव वर्क में, यानी कुकिंग है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई। पहले क्या जाते थे लड़की देखने, सिलाई कढ़ाई आती है, क्यों आती है, क्या करना है सिलाई कढ़ाई के, उससे मतलब पूरे गांव के कपड़े सिलवाने हैं, तो ये कहाँ ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो गर्ल्स आर डिस्करेज फ्रॉम परसुइंग साइंस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी जनरली उनको ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाता था, इस तरह की एजुकेशन से। कारण क्या है, इसमें खर्चा होता है। लड़कों को तो आप भेज देते हो, कर्जा लेके भी उसको MBBS करने रसिया भेज दिया। लड़कियों को सोचते हैं क्या करेगी, यहीं BA कर ले, कुछ और कर ले, टीचर बन जाना या नर्सिंग कर ले, यानी उनको हम उनके अवसरों में कटौती करते हैं। वो बेचारी उड़ान ही नहीं भर पाती हैं, उनके पर कतर देते हैं। हाँ जी, एजुकेशनल इम्पैक्ट्स इसके क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि जो हम टेक्स्ट बुक्स और जो सारी चीज़ें होती हैं उन पे कहीं ना कहीं उनका मन कुंठित हो जाता है, यानी फिर वो एक छोटी दिशा में सोचना शुरू कर देती हैं कि मुझे क्या करना है, पढ़ लिख के रोटी बनानी है या फैमिली संभालनी है, तो वो काहे को ज़्यादा मेहनत करें। तो ऐसी मानसिकता को आप लोगों को दूर करना है धीरे धीरे करके, ठीक है। सोशल हार्म क्या होते हैं, कैन कॉज एक्सक्लूजन, लो सेल्फ वर्थ एंड ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं। तो एज ए टीचर आप लोग ये प्रयास करिए कि ये ना तो आपके साथ हों ना किसी और के साथ हों, ठीक है। हो रही है तो आप लोगों को इनका विरोध भी करना है। ऐसा नहीं है कि सहते जाना है, नहीं, कहीं ना कहीं आपको रोक लगानी पड़ेगी और कोई ना कोई तो रोक लगाने के लिए खड़ा होगा, ठीक है। हाँ जी, इनको रिमूव करने के लिए कहा जाए, मैडम आप प्लीज़ बाहर जाइए। मैं कुछ लेक्चर दे रहा था, मैडम अपने काम में बिजी थी। क्या हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ आपकी क्लास में, एक पर्सन आपके यहाँ से चला गया, भाई आप सब लोग मूड की तरह बैठे हो, आपके एक साथी को मैंने उठा के बाहर निकाल दिया, ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? पहली चीज़ तो ये बताओ। तो फिर बोले क्यों नहीं सर आप?
इवन दो चलो ठीक है वो एक महिला थी, पुरुष साथी नहीं बोले, लेकिन उनके साथी महिलाएं भी नहीं बोली, फिर क्या है कि हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। आपको पूछना तो चाहिए था कि क्यों, उन्होंने भी नहीं पूछा। चलो उनकी मान लेते हैं कि चूंकि मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो ठीक है, उन्होंने मान ली मेरी बात। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया, उनको थोड़ी बताया है। वो क्या काम कर रही थी मुझे नहीं पता। नहीं, चलती मीटिंग में सर मैंने किसी को उठा के पॉइंट करके बाहर निकाल दिया तो पूछना तो चाहिए कम से कम क्यों। ठीक है, ये चूंकि हमारे वर्कशॉप का एक पार्ट था। मैम कहाँ है, उनको बुलाओ, वो क्लासरूम में गई होंगी। चूंकि ये हमारी वर्कशॉप का एक पार्ट था, ठीक है, तो कहीं भी इस तरह का इनजस्टिस होता है तो आपको बोलना है। ठीक है, मैडम को हमने पहले ही बता रखा था कि आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, आप कहीं उसमें मत रहना गलत फहमी में कि ये क्या हो गया। ये हमारे इस गेम का पार्ट था, पर फिर भी ये एक लेक्चर है जो 1 लाख रुपए में भी आपको नहीं मिलेगा, जो मुफ्त में मिला है। कि कहीं भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो अगर आप लोग ही नहीं बोलोगे, कल को आपके साथ होगा, तब आपके साथ कौन खड़ा होगा। तो ये मत डरिए कि आपका प्रोफेशन चला जाएगा, आपके साथ बुरा हो जाएगा। जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है, तो इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं भी गलत होता है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। ठीक है, तो अपन बात करें इन स्टीरियोटाइप से कैसे बचा जा सकता है। टीच दैट स्किल एंड इंटरेस्ट आर नॉट लिंक्ड टू जेंडर। ये अब चूँकि अब हमारे प्रोफेशन को लेकर बात आ रही है कि जब भी हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं लिखाएं तो कभी भी इस तरह की बात नहीं करें जहां जेंडर इनइक्वलिटी हो। यानी जो आपकी लैंग्वेज हो, कहीं भी उसमें ये नहीं लगे कि आप किसी लड़के को कह रहे हो या किसी लड़की को कह रहे हो। ठीक है, एक कॉमन मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए। जो स्टेटमेंट हो उसको नाप तोल के बोलिए, कहीं भी बच्चे के मन में ठेस नहीं पहुँचे कि आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो सबके सामने। यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इन डेली कन्वर्सेशन। ठीक है, जनरली जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब भी बोलते हैं, सर बोलते हैं आप ऑल फीमेल स्टाफ यहाँ जाओ और वहाँ जाओ। क्या मत बोलो सर, आप स्टाफ मेंबर बोल दो, इनको इनका नाम ले दो, पर ये डिस्क्रिमिनेशन मत करो। मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ, शुरुआत सर हमसे ही होगी, किसी और जगह से नहीं होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रिंसिपल साहब से कि इस तरह का ऑर्डर आपको नहीं दें, एज ए स्टाफ मेंबर ही आपको ट्रीट करें, चाहे नाम से पुकारें। ठीक है, अच्छी बात है। इंट्रोड्यूस डाइवर्स रोल मॉडल्स हु ब्रोक जेंडर नॉर्म्स। यानी आप अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो इंडियन हो इंटरनेशनल हो, जिन्होंने इस जेंडर बायस्ड को तोड़ा है। यानी लड़कों ने लड़कियों वाले काम किए हैं और लड़कियों ने लड़कों वाले काम किए हैं। यानी जिस ऊंचाई पे हम ये कहते थे कि हाँ लड़कियां पहुंच ही नहीं सकती, वहाँ पे जो पहुंची है, आप ऐसे रोल मॉडल को अपनी क्लासरूम में बताइए, उनको इंट्रोड्यूस कराइए। ठीक है, लेट एवरीवन ट्राई ऑल एक्टिविटीज़। आप हर बच्चे को हर एक्टिविटी में शामिल करिए। वो मना भी करे तो भी आप उसको एनकरेज करिए, उसको पुश करिए कि आपको ये करना है। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कीप एजुकेशनल स्टोरीज एंड मटेरियल्स इंक्लूसिव। ठीक है, ऐसा आप शैक्षणिक वातावरण रखिए, सामग्री रखिए जो इंक्लूसिव हो, यानी दोनों के लिए हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। डिस्कस स्टीरियोटाइप्स ओपनली एंड चैलेंजिंग देम विद एविडेंस। जितनी भी ऐसी रूढ़ियाँ हैं, चूँकि सभी को अपन कवर नहीं कर सकते, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं, खुद आपने देखी होंगी, इन चीज़ों के बारे में आप बच्चों से डिस्कस करिए और बताइए इनके क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, स्कूल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एक्टिविटीज एंड लर्निंग रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ठीक है, यानी पूरा जो आपका स्कूल कैंपस है उसकी सारी एक्टिविटीज़ जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पर। आपको बॉयज़ और गर्ल्स इस भेदभाव को बिल्कुल ही मिटाना है। ठीक है, लेकिन उनकी अस्मिता का सम्मान करते हुए।
ऐसा नहीं कि आप उनको ऐसे ट्रीट करो कि सारी मर्यादाएं भूल जाओ, ऐसा नहीं। जो एक ईश्वरीय मर्यादा बनाई हुई है आप उसका सम्मान करिए और उनको बाकायदा हर चीज़ में शामिल। यूज़ मिक्स जेंडर टीम्स एंड अवॉइड सेग्रीगेटेड स्टूडेंट्स बाई जेंडर। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जहां आप स्पोर्ट्स में तो नहीं, लेकिन बाकी के जो और आपके कलेक्टिव वर्क ऐसे हो सकते हैं जहां आप मिक्स टीम बना सकते हो, बॉयज़ और गर्ल्स की, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात एक अलग है, बाकी सारे कामों में आप उनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें दोनों आपके शामिल हों। इंक्लूड स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, ठीक है। यानी क्लासरूम में जब आप स्टोरी पढ़ाएं तो ये नहीं कि केवल पुरुष के बारे में ही बताएं या महिलाओं के बारे में बताएं, एक मिक्स मोड में आप थोड़ा सा काम करें। एनकरेज रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर एवरीवन चॉइस। हर बच्चे की अपनी एक इच्छा होती है, आप उसकी इच्छा को दबाएं मत, ठीक है। क्या हट तू क्या जानता है, लड़कियों के सामने ऐसा बोल रहा है, या लड़कियों कहते हैं चल बाद में आना, अभी लड़के खड़े हैं। क्यों? कुछ है आपको ऐसा लग रहा है कि लड़कों के सामने नहीं बोलना चाहिए, तो आप उसको एक अच्छी लैंग्वेज में, एक अच्छे तरीके से आप समझा सकते हो कि बेटा अभी नहीं या बाद में। लेकिन हड़काने वाली बात है ना, वो इसको ठेस पहुंचाती है। और खुदा न खास्ता कभी वो बच्चा बन गया पान सिंह तोमर, तो गुरुजी कभी आप मिल गए तो फिर सोच लो क्या होगा, आपकी गाली और उसकी गोली, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इन चीज़ों से बचना है, किसी भी लेवल पे भेदभाव हमको नहीं करना है, ठीक है। अब आप इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं। चूँकि टॉपिक बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने इसको छोटा छोटा करके इसमें शामिल, सभी चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की है। थम्स अप, थम्स डाउन, कि जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप इसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ठीक है। कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं तो ये नहीं कहें कि लड़कियां ये बताएंगी लड़के ये बताएंगे, नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे जैसे सोशल मीडिया है वहाँ लाइक और डिसलाइक का बटन इसीलिए, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्म स्टीरियोटाइप्स, यानी आप अपने स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं कि वो समाज के अंदर ऐसी जो बुराइयां हैं उनको ढूंढ के लाएं, एटलीस्ट 2 बुराइयां, और उनके क्या दुष्परिणाम हैं और कहाँ वो चीज़ें और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये आप बच्चों को इस तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, बजाय आप जो देते हैं ना कि आप अखबार से ये निकाल के लाओ और पेस्ट करके लाओ, वो अननेसेसरी। थोड़ा बच्चों को आप सोसाइटी के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। रोल मॉडल मैच, स्टूडेंट्स मैच फेमस पीपल टू नॉन ट्रेडिशनल अचीवमेंट्स, ठीक है। यानी जिन्होंने कुछ अलग हटके काम किया है, ऐसे रोल मॉडल्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी जिसके बारे में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था, पैडमैन, ठीक है। एक अलग ही कंसेप्ट था, तो क्या मतलब सोच नहीं सकते लोग कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप अपने घर में भी आज भी बहुत से लोग हैं जो सैनिटरी पैड का नाम लेने से डरते हैं मेडिकल शॉप पे, खासकर मैं मेल की बात कर रहा हूँ, उनसे कुछ कह दो तो वो डरते हैं, ठीक है। तो इन मिथक को तोड़ना है हमें, ओपिनियंस, ठीक है। स्टूडेंट से कुछ ओपिनियन लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में कि उनके क्या विचार हैं, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उनको दीजिए, सजेशंस दीजिए, उनमें करेक्शंस करिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे चूँकि आपके यहाँ 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटे वो सोसाइटी में रहते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें सीखते हैं और उनका भी जो एक व्यक्तित्व है वो उसी दिशा में जाता है कि महिलाओं को दबाने की दृष्टि से, ठीक है। तो आप उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशंस रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो सेम वही जैसे जेंडर रोल्स को जिन्होंने तोड़ा है, इस तरह की छोटे बच्चे हैं तो आप उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, बड़े बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। क्रिएटिव कैंपेन्स, ठीक है। यहाँ आप जेंडर को लेके आप पोस्टर्स, इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप खुद भी इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, सब कुछ हो गया,
स्टीरियोटाइप भी तोड़ दिए। क्या वास्तव में ऐसा होता है? ये संभव ही नहीं। हमारी जो सोसाइटी बनी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके सुधार आ सकते हैं। जब बेटियों की एजुकेशन में सुधार आ सकता है, उनके एम्प्लॉयमेंट में सुधार आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वायलेंस और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है। जैसे जेंडर गैप रिमेन्स इन पे, लीडरशिप एंड सेफ्टी। आज भी हमारी बच्चियों को बाहर निकलते समय गार्जियनशिप की ज़रूरत पड़ती है। यानी घर की बच्ची जब बाहर जाएगी, चाहे वो उससे 10 साल बड़ी है भाई से, पर घर वाले कहेंगे जा तू इसके साथ चला जा। वो उसको गार्जियन देगा, बनेगा उसका कि मैं देखता हूँ बाहर कोई तेरे से कुछ क्या कह जाए। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे रहे हैं। तो बेटी है तो उसको जाने दो ना, क्या दिक्कत है? वो फेस करेगी, अपना बताएगी, ठीक है। लीडरशिप है। आज भी समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। इवन दो हमारी भारतीय सेना में भी ये चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे करके। समान काम के लिए समान वेतन मिल रहा है कि महिलाओं को अभी तक फाइटर यानी एडवांस बॉडी में उनको लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन अभी महिला हमारी फाइटर पायलट भी बन रही हैं और एडवांस बॉडी में टैंक्स वगैरह सब में वो जा रहे हैं। हाँ सर, आप कुछ वो ठीक है, मानी बात सर। लेकिन सर आप देखो, एनडीए का जो कैडर है उसमें अभी तक आप पढ़ना, पुराना लिटरेचर आपको मिलेगा, वहाँ वुमेन्स के हिसाब से अभी तक सिलेबस ही नहीं बनाया गया। जो लेफ्टिनेंट बनती हैं एडवांस बॉडी में, यानी जो फाइटिंग के लिए जो एक तो लेफ्टिनेंट आपका मेडिकल में चला गया, सप्लाई कोर में चला गया, सर्विस कोर में चले गए, लेकिन जो वास्तव में हमारी सेना लड़ती है उसके लिए जब आप लेफ्टिनेंट, तो उनके सिलेबस ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला बैच जो उनका निकला है अभी, तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमें इन मिथक को तोड़ना है। तो प्लीज़, जेंडर बेस्ड वायलेंस इज स्टिल ए चैलेंज। ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है। आज भी हम हमारी बच्चियां और महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। ये चीज़ हमको माननी ही पड़ेगी। कोई भी हो, सब विश्वामित्र हैं यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई महिला जा रही है तो आप उसको सम्मान की दृष्टि से देखें, ना कि हे की दृष्टि से, ठीक है। स्कूल्स हैव ए वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग एटीट्यूड्स एंड फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो यहाँ आपके पास बच्चा चूँकि एक कच्चे गड़े की तरह आता है और जनरली 8-10 साल रहता है, अगर बच्चा नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ता है, तो यहाँ आप उसमें वो बीज डाल सकते हैं, उसके मन में ये चीज़ें कर सकते हैं कि भाई वो महिलाओं का सम्मान करे, ऐसी चीज़ें नहीं करे या गलत दृष्टि से नहीं देखे, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी इंक्लूड्स एम्ब्रेसिंग एंड रेस्पेक्टिंग। चूँकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे LGBT के ऊपर, ठीक है। ये पर चूँकि शामिल करना ज़रूरी था सिलेबस में। हाँ जी, तो हम और आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ हमने पॉइंट्स लिए हैं इसमें। तो स्पीक अप अगेंस्ट जोक्स और रिमार्क्स दैट विल लिटिल एनी जेंडर। यानी कहीं भी आप बैठे हैं एज ए शिक्षक और इस तरह का कोई जोक या कोई कमेंट पास किया जा रहा है, जनरली आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स जो बनते हैं महिलाओं के ऊपर बनते हैं। कोई त्यौहार आता है तो पत्नियों के ऊपर बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उनके बराबर अगर आप एक बार कभी मौका लगे तो गुलाबचंद कोठारी जी ने एक आर्टिकल लिखा था राजस्थान पत्रिका में, बहुत बड़ा आधे पेज का आर्टिकल है, मुझे मिल गया तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। उसमें उन्होंने जो महिलाएं काम करती है घर पे, उसके मिनिमम बेजेस लगाए थे। जो न्यूनतम मजदूरी है, जो हमारे घर पे चिनाई बिनाई का काम करने आता है, उसकी मजदूरी को बेस बना के
महिलाओं के काम की उन्होंने मजदूरी निकाली थी महीने की। आपको पता है वो मजदूरी कितनी होगी? एक्सपेक्ट करते हो आपके काम की, जो आप महीने भर में काम करते हो, कितनी सैलरी बननी चाहिए आपके काम की? हमारी सदस्य जो बैठी हैं आगे आगे, बताओ, सोचो आप जितना काम करते हो सुबह से शाम तक, उसकी कितनी सैलरी बननी चाहिए? सोचो कभी, कितना? नहीं, मंथली सैलरी बताओ आप। तो इस पूरे हाउस होल्ड वर्क जो आप करते हो घर पे, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों की केयर वगैरह सब जो करते हो, कितनी सैलरी बननी चाहिए आपकी मिनिमम? 2000 रुपीज़ पर मंथ। जो हाउस होल्ड वर्क जो आप कर रहे हो, जो हाउस होल्ड वर्क आप अपने घर पे करते हो, उसका अगर मिनिमम वेज लगाया जाए एज पर गवर्नमेंट रूल, तो वो सैलरी बनती है। कोई भी पति उसको पे करने के लिए तैयार नहीं, उसके बस की नहीं है, तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो हाउस होल्ड वर्क है, गुलाब चंद कोठारी जी ने इस इशू को उठाया था। तो कोई अगर अकड़ है ना कि मैं ये कमाता हूँ तो उसको करो, हमारे काम इतना है, हमारे काम की वैल्यू ये है। जिस दिन देने के लिए तैयार हो जाओ, उस दिन हमारे ऊपर कमेंट पास करना, मीम बनाना हमारे ऊपर, ठीक है। सपोर्ट फ्रेंड्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन। तो जो हमने अभी राधा मैम के साथ एक गेम खेला, यहाँ आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि आप नहीं उठाओगे आवाज़ तो आपके साथ भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, आपको भी फिर खुद ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीट ऑल कलीग क्लासमेट्स इक्वली, सबको बराबर दृष्टि से देखिए, हम और आप इक्वल हैं, ठीक है। सबका काम एक अलग अलग जो मैनेजमेंट ने दे रखा है, स्कूल मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल साहब ने दे रखा है, वो हमें करना है, लेकिन हम सबको इक्वली एक दूसरे को देखना है। सेलिब्रेट एवरीवन अचीवमेंट, ठीक है। हमारा ही कोई टीचर कोई अच्छा अचीवमेंट करता है, कहीं अच्छी ग्रेड लेके आता है, कोई टेस्ट फाइट करता है, तो सभी लोग सेलिब्रेट करिए, उसकी बुराई मत करिए कि मुंह बना के बैठ गए या तो कुछ नहीं। क्या है, 6 घंटे के लिए यहाँ हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, अपनी अपनी सोशल लाइफ बाद में जिएंगे। प्रोफेशनल लाइफ को आप एकदम सिंपल रखिए और जॉयफुल रखिए, ठीक है। हाँ जी, कंक्लूजन पे चले हम, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी इज ए राइट, अ ड्यूटी एंड द पाथ टू ए पीसफुल डेवलप्ड सोसाइटी, ठीक है। आदर्शवाद की बात है कि अगर जेंडर इक्वलिटी होगी, सब एक दूसरे को एक साथ देखेंगे, तो हमारी सोसाइटी एक बहुत अच्छी सोसाइटी होगी। व्हेन एवरीवन इज रेस्पेक्टेड एंड एम्पावर्ड, वी ऑल आर बेनिफिट। जाहिर सी बात है, जब सब कुछ अच्छा होगा तो सभी हमारे साथ भी फिर अच्छा ही होगा। लेट्स वर्क टुगेदर टू बी चैम्पियंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस इन आवर स्कूल एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा स्कूल एक अच्छा स्कूल हो, बेहतर हो, और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए कि यहाँ हम कई सारी बुराइयों से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन था आपके लिए, कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना, ठीक है।